नमस्कार जी सभी को। आज अपना जनरल साइंस के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मानव रोग। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम, जैसे आप CET 10+2 की तैयारी कर रहे हैं, CET स्नातक स्तर की तैयारी कर रहे हैं आप, या आप 3rd ग्रेड की भी तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान की कोई भी भर्ती जिसमें जनरल साइंस आती है और जिसमें ये टॉपिक लगता है मानव रोग, उनके लिए सभी के लिए ये जो वीडियो है ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक, हाई का मतलब ऐसे नहीं है बोल देने से हाई नहीं है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे आजकल एग्ज़ाम के अंदर कथन और कारण से रिलेटेड अपने क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये कंटेंट बनाया गया है। और ये कंटेंट बहुत ही शानदार, यानी ये भी नहीं है कि ये 10th लेवल का है, ये 12th लेवल का है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो रोग होते हैं, मानव रोग है ना, ये रोग होता क्या है भी, यानी रोग होता क्या है, यानी एक तो पहले देखो, कोई भी व्यक्ति को अगर रोग हो गया तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सबसे पहले खराब होता है ना। जो मानसिक जो स्वास्थ्य है वो सबसे पहले ही खराब हो जाता है। तो ये भी हम इसकी डेफिनेशन है, कोई डेफिनेशन नहीं आने वाली, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे कि जो रोग होते हैं उनका जो अध्ययन है, रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है पैथोलॉजी कहलाता है। अगर रोग फैल रहे हैं, रोगों का कारण क्या है, रोगों के कारण क्या, अगर कारणों का अध्ययन करेंगे तो वो कहलाता है इटोलॉजी। और जो रोग फैल रहे हैं उसके फैलने का अध्ययन, रोगों के फैलने का अध्ययन एपिडेमोलॉजी कहलाता है। तो ये 3 फैक्ट अपने को क्लियर होने चाहिए। रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी, रोगों के कारणों का अध्ययन इटोलॉजी, और रोगों के फैलने का अध्ययन एपिडेमोलॉजी। एक तो है रोगों का अध्ययन, एक कारणों का अध्ययन और एक फैलने का अध्ययन। ये तीनों पॉइंट अपने को क्लियर होने चाहिए। इससे पहले एक बात और याद कर लेते हैं, यानी जो WHO है, WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी जो स्थापना है वो 7/4/1948 को हुई थी और ये स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा के अंदर हुई थी। अपने भारत की बात करें तो दिल्ली के अंदर इसका सेंटर है। अब देखिए जो रोग होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आनुवंशिक रोग, यानी एक तो होता है, और एक होता है अर्जित रोग। एक तो होता है जन्मजात भी बोल सकते हैं आनुवंशिक को, यानी जेनेटिक्स डिजीज, और एक होता है अर्जित डिजीज। अब देखिए जो अर्जित रोग है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संक्रामक रोग, यानी इसको संचरणीय भी बोल सकते हैं, और एक होता है असंक्रामक यानी असंचरणीय रोग। यानी इन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे किसमें से, यानी एक तो आनुवंशिक रोग के बारे में भी आजकल क्वेश्चन बनने लगे हैं, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही रोग। इन दोनों को पेवर डेप्थ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, एक एक पॉइंट क्लियर करने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो और इस जो सीरीज है अपनी बायोलॉजी की, इसके अंदर आप अगर ऐड हो गए तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनरल साइंस के अंदर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि अर्जित रोग है वो कितने वैसे रोग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो आनुवंशिक यानी जेनेटिक्स रोग, और एक अर्जित रोग। अर्जित रोग 2 प्रकार के, एक तो संक्रामक रोग और एक असंक्रामक रोग, ठीक है। अब देखिए जो संक्रामक रोग है सभी को पता है, ये संक्रमण से फैलते हैं, यानी वायु बल्ड जो भी अपने इन्वायरमेंट के जो, यानी जैसे कोई फैलने की बीमारी है आ गई, कोई भी वायरल चल रहा है, तो वायरल चल रहा है यानी वो संक्रामक है, यानी संक्रमण से फैलता है, वो छुआछूत से फैलता है। असंक्रामक है, ये छुआछूत से नहीं फैलते हैं। तो जैसे देखिए संक्रामक में यानी जो भी अपने सूक्ष्म जीव है हमारे, कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग संक्रामक रोग, यानी जैसे हमारे पास में जीवाणु जनित रोग हो गया, वायरस जनित रोग हो गया, प्रोटोजोआ होगी, कवक से हो गया, और कृमि जो रोग है वो, उनसे जो भी फैलते हैं उन्हें बोलते हैं संक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग किन्हें बोलेंगे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर विटामिन्स की कमी हो गई, खनिज लवणों की कमी से होने वाले जो रोग है, हार्मोन चेंजेस की वजह से होने वाले जो रोग है, जैसे कैंसर हो गया। कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। हृदय संबंधी जो भी बीमारी हो गई, गठिया हो गया, एलर्जी हो गई,
ठीक है ना, मेरास्मस है, रिकेट्स है, इस तरीके के जो जो रोग है वो क्या कहलाते हैं, असंक्रामक। जैसे क्वेश्चन है यहाँ से भी बन सकता है अगर बनना चाहे तो, निम्न में से असंक्रामक रोग नहीं है या जिसमें से संक्रामक रोग नहीं है। तो यहाँ से एक देखिए कैंसर है ना, कैंसर अपने को याद रखना है, असंक्रामक रोग है। हृदय संबंधी है, जो भी हार्मोन्स है, विटामिन है, ये अपने को याद रखने हैं बच्चों। इस तरीके से भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे बन सकते हैं। अब देखिए अनुवांशिक रोगों के बारे में हम पढ़ लेते हैं अच्छे से विस्तार से, यानी जेनेटिक्स जो डिजीज है वो क्या होती है, जन्मजात रोग है वो क्या होते हैं। जिसमें सबसे पहले 1 नंबर पे जो रोग हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हीमोफीलिया रोग। हीमोफीलिया एक प्रकार का जेनेटिक्स रोग है ना, जन्मजात रोग है। बच्चों के जन्म के समय ही, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म के समय ही जो रोग है वो जन्म से पहले ही, यानी अंदर गर्भावस्था के अंदर ही ये डिसाइड हो जाता है कि इसके अंदर हेमोफीलिया जो रोग है। तो देखिए ये एक प्रकार का शाही रोग है, ठीक है। और ये क्रिसमस रोग है, वो एक विदेशी महिला थी उसके था ये हीमोफीलिया, इसलिए बोलते हैं इसको शाही रोग। एक्स सहलगन रोग है ये, यानी यहाँ पे पुरुष प्रभावित होता है, महिला यहाँ पे क्या होती है, वाहक होती है। इस रोग हीमोफीलिया जो रोग है इसका वाहक होती है वो महिला होती है। कोई प्रश्न नहीं पूछने वाला कि इम्पोर्टेंट है वो इस रोग के अंदर आपको क्या याद रखना है, इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है भी। यानी जिस भी व्यक्ति को अगर हीमोफीलिया रोग है तो रक्त का थक्का नहीं बनता। कहने का मतलब जब इसको चोट लग जाती है तो रक्त बहने लग जाता है, तो रक्त है ना आसानी से नहीं रुकता, क्योंकि इसमें थ्रोम्बोब्लास्टिन है एक। आप बात करेंगे थ्रोम्बोब्लास्टिन क्या होती है, ग्लोबोब्लास्टिन क्या होती है, ये भी अल्फा बीटा 3 प्रकार की होती है। फिलहाल आप इतना याद रख सकते हो कि इसमें थ्रोम्बोब्लास्टिन की क्या हो जाती है बच्चों, कमी हो जाती है। तो इसमें 2 ही बात आपको मैं रूप से याद रख रहे हैं। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, एक्स सहलगन रोग है ये। और इसमें थ्रोम्बोब्लास्टिन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। यह केवल नर में होता है, लगभग नर में होता है 95%। और ये इसमें शरीर है वो नीला पड़ जाता है बच्चों, शरीर नीला पड़ जाता है। और ये भी हीमोफीलिया 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए के अंदर फैक्टर 8 की कमी हो जाती है और इसमें फैक्टर 9 की कमी हो जाती है। बस इतनी बातें याद रखिए। तो हीमोफीलिया के अंदर क्या याद रखना है आपको, एक तो इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, थ्रोम्बोब्लास्टिन की कमी हो जाती है, केवल पुरुष के अंदर होता है, शरीर नीला पड़ जाता है। इतनी बातें हमको याद रखनी है बच्चों। अब 2 है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसके अंदर कुछ नहीं याद रखना, यानी जो भी व्यक्ति है वो RGB में अंतर नहीं कर पाता है। व्यक्ति RGB में अंतर यानी रेड ब्लू ग्रीन रेड ब्लू ग्रीन जो भी कलर है, रंग है, उसके अंदर व्यक्ति पता अंतर नहीं कर पाता अभी ये रेड है या ब्लू है या ग्रीन है, जो भी है। बात समझ आ गई क्या, बस इतनी बात याद रखनी है आपको। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया में क्या होती है, जो RBC होती है ना वो उबिया अवतल आकार की हो जाती है, हस्याकार हो जाती है। और इस रोग से यानी इस व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया और इसके अंदर क्या नहीं हो पाता, मलेरिया जो रोग है जो प्रोटोजोआ द्वारा होता है वो इसमें नहीं हो पाता है। जिसके अगर सिकल सेल एनीमिया जो रोग है वो हो गया उस व्यक्ति को मलेरिया नहीं होता, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब देखिए थैलीसीमिया, थैलीसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, HB है वो कम हो जाता है। एल्बिनिज्म, एल्बिनिज्म को बोलते हैं रंजकहीनता। क्या बोलते हैं इसको, रंजकहीनता बोलते हैं। इसमें मिलेनिन वर्णक की अनुपस्थिति होती है। मिलेनिन वर्णक क्या होता है, जो हमारी बाहरी स्किन होती है, ह्यूमन बॉडी की जो बाहरी स्किन होती है उसको कलर प्रदान करता है कौन, मिलेनिन वर्णक। तो उसके अंदर यानी एल्बिनिज्म या रंजकहीनता जो रोग है अपना जन्मजात रोग है, इसमें मिलेनिन वर्णक की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना 6 नंबर का है वो एल्केप्टोनूरिया जो रोग है, एल्केप्टोनूरिया। इसमें क्या होता है, यूरिन के साथ एल्केप्टॉन बाहर निकलता है जिसके कारण यूरिन है वो काला हो जाता है। तो एक बात याद रखनी है, इसके अंदर क्या होता है, यूरिन है वो काला हो जाता है, उसमें ये एक जन्मजात रोग है एल्केप्टोनूरिया। अब देखिए फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, इसमें रक्त में फिनाइल एलेनिन की मात्रा है वो बढ़ जाती है जो तंत्रिका उत्तक में इकट्ठा होता है जिसके कारण बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। यानी आपको एक बात याद रखनी है, जो फिनाइल कीटोनूरिया है इसके अंदर जो बच्चे हैं वो मंदबुद्धि होते हैं अभी, ठीक है। आगे है टर्नर सिंड्रोम। अभी ये सिंड्रोम आगे जितने भी सिंड्रोम है ये जन्मजात रोग है। तो सिंड्रोम में क्या होता है अभी, इसमें देखिए जो 44+ में यानी वाई
जो गुणसूत्र होते हैं अपने, इसमें जो है वो प्लस माइनस हो जाता है, बस इतना याद रखना है आपको। यानी इस रोग में महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो महिलाओं में है ना वो पुरुषों के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में पुरुषों के लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोम में क्या होता है अभी, इसमें 47 यानी 44 प्लस XXY यानी XXY यानी वृद्धि हो जाती है। इस रोग में पुरुषों में महिलाओं के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। दोबारा देखिए, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, जो महिलाओं में है ना पुरुषों के लक्षण, जैसे महिलाओं के मूंछ आ गई, थोड़ी बहुत जो आवाज़ है वो मोटी हो गई महिलाओं की, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में महिलाओं में पुरुषों के लक्षण, और क्लाइनेफेक्टर सिंड्रोम में पुरुषों में महिलाओं के लक्षण, यानी जैसे आवाज़ का पतली होना, इस तरीके से कई बच्चों के यानी कई व्यक्तियों के जो दाढ़ी मूंछ का ना आना, तो इस तरीके से भी हो सकता है। अब देखिए, जैकोब सिंड्रोम यानी सुपर मेल बोलते हैं इनको। इस रोग में क्या होता है, बच्चा है ना, यानी जैकोब सिंड्रोम, बच्चा है ना जो जन्म से ही अपराधी प्रवृत्ति का होता है। सुपर फीमेल में क्या होता है, जनन अंग विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है, जो 13वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है उसके अंदर वृद्धि हो जाती है। इसमें बच्चे का जन्म के समय ही, जन्म से ही ऊपर का होठ है ना वो कटा फटा हुआ होता है। आपके अपने माहौले यानी अपने आसपास के वातावरण यानी जो भी समाज में आपने देखा होगा, जिस भी बच्चों का ऊपर का होठ फटा होता है जन्म के समय, उसमें पटाउ सिंड्रोम है वो रोग होता है, जो कि एक जन्मजात यानी जेनेटिक्स डिजीज है। अब देखिए, एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें 18वीं जोड़ी गुणसूत्र होता है, उसमें क्या होता है अभी वृद्धि होती है, और इसमें बच्चा जन्म के 6 महीने के अंदर ही मर जाता है। जिस बच्चे के एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें क्या होता है कि 18वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है उसमें वृद्धि होती है, और ये 6 महीने के अंदर है वो मर जाता है। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है बच्चों, डाउन सिंड्रोम में 21वें जोड़ी गुणसूत्र में वृद्धि होती है। इसमें बच्चा मंदबुद्धि हो सकता है, बोना हो सकता है, नाक मुंह है चपटे हो जाते हैं, अर्थात बच्चा है ना वो मेगोलिज्म प्रजाति से जैसे दिखाई देता है, ठीक है। कैट क्राई सिंड्रोम में क्या होता है, 5वें जोड़ी गुणसूत्र की एक भुजा है वो विलुप्त हो जाती है। ये आपको छोटी छोटी बातें हैं, वो एक एक दो बातें आपको याद रखनी है इसके अंदर। माइलोजिल्स ल्यूकेमिया में क्या होता है अभी, 22वें जो जोड़ी गुणसूत्र की एक भुजा विलुप्त हो जाती है, यानी ब्लड कैंसर की स्थिति हो जाती है इसमें। तो ये अपने थे जो आनुवंशिक रोग थे वो। अब आ जाते हैं संक्रामक रोग। क्या आ जाते हैं, संक्रामक रोग। अब संक्रामक बोलते हैं इसको, संचरणीय बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जीवाणु जनित रोग है वो देख लेते हैं। जीवाणु जनित यानी जीवाणुओं से, यानी जीवाणु है सबसे पहले बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी, सभी को पता ही है। जिसने शुक्राणु की भी खोज की थी, ठीक है, जिसने माइकोप्लाज्मा की भी खोज की थी। तो ये जीवाणु एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक ने इसकी खोज की थी जीवाणु की। तो इससे संबंधित जो भी रोग है, जैसे आपको एक ट्रिक याद रखनी है। इसमें क्या होता है अभी, ट्रिक से ऐसा होता है बच्चों, देखिए कि अगर आप अभी जीवाणु जनित रोग पढ़ेंगे, जैसे टाइफाइड है, गोनोरिया है, जो भी क्षय है, इस तरीके से, तो अगर जीवाणु जनित पढ़ लिए, जैसे चेचक है, खसरा है, और इस तरीके से हम पढ़ लेंगे वायरस जनित रोग, ठीक है, कृमि जनित रोग पढ़ लेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ लेंगे, जैसे मलेरिया है, पेचिस है, जिससे अब फिर बाद में क्या होगा, बाद में है ना अपन मिक्स होने लग जाता है। जैसे चेचक है वो वायरस से होगा, प्रोटोजोआ से होगा, या किससे होगा। तो इस जो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम ट्रिक से याद करेंगे बच्चों, है ना। ट्रिक ऐसा है कि अगर आप 2-4 बार खुद मन में पढ़ लोगे, 1-2 बार आप याद कर लोगे, तो कन्फ्यूज़ इसमें नहीं होने वाला। मेरे खुद में अब कन्फ्यूज नहीं है, क्योंकि मैं पिछले 3-4 सालों से इसमें ये पढ़ लिया मैंने ट्रिक से, तो ये अब स्थायी रूप से याद रहने लग जाती है। देखिए, जीवाणु जनित के लिए क्या होता है कि बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी, बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। बे से तो हो गया बच्चों बैक्टीरिया, जैसे याद रह जाएगा अपना, जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु। टा से हो जाता है टाइफाइड, गो से हो जाता है गोरोनिया, नी से हो जाता है निमोनिया, कू से यानी कुष्ठ रोग या 6 रोग बोलते हैं इसको। खा से हो जाता है खांसी या प्लेग, सै से हो जाता है सीलिया, पै से हो जाता है यानी प्लेग, खा से खांसी, पै से प्लेग जिसको काली मौत भी बोलते हैं, डी से डिफ्थीरिया, है से हेजा, टी से टिटनेस,
ठीक है। तो बेटागोनी कुछ खास पड़ी है टी, बेटागोनी कुछ खास पड़ी है टी। ये टाइफाइड यानी बेटा बे से हो जाएगा बैक्टीरिया, टा से टाइफाइड, गो से गोरोनिया, नी से निमोनिया, कू से कुष्ठ रोग, छह से छह रोग जैसे तपेदिक हो गया, ख से खांसी, सह से सीलिया, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, है से हेजा, टी से टिटनेस। इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। तो इसमें मोस्टली जो भी जीवाणु जनित रोग है वो आ जाएंगे इसमें। तो जैसे पहले देखिए बे से तो बैक्टीरिया, ये याद रह जाएगा अपने, सिर्फ बैक्टीरिया से इतने हैं अपने। तो टा से जब से पहले देखिए भी इसमें पहले पढ़ लेंगे टीबी, यानी टीबी टाइफाइड को बाद में पढ़ लेते हैं। जैसे टीबी यानी टी से यानी छह रोग है, इस तरीके का छह रोग है इसे, जैसे छह से याद रख सकते हैं। छह रोग होता है एक तरीके से, टीबी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टीबी। इसको बोलते हैं तपेदिक, इसको भी बोलते हैं मोतीझरा। क्या बोलते हैं इसको? भी मोतीझरा रोग भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? मोतीझरा, मोतीझरा रोग भी इसको बोलते हैं इस तरीके से, मोतीझरा रोग। इसको टीबी भी बोलते हैं। टोमिकोमोइजे अपने जीवाणु से होते हैं। तो इसमें देखिए जीवाणु होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। इसमें जो प्रभावित होते हैं वो फेफड़े होते हैं। जांच हेतु मोन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। इसमें जांच हेतु किसका परीक्षण किया जाता है? मोन्टेक्स परीक्षण किया जाता है। और इसके उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी के बारे में आप क्या जानते हो? तपेदिक एक प्रकार का क्षय रोग है। इसमें यह जीवाणु जनित होता है, क्योंकि बेटागोनी कुछ खास पड़ी है से अपने को याद रखना है। बेटागोनी कुछ खास पड़ी है से याद रखना है। कुछ छह से यानी छह रोग, छह यानी टीबी तपेदिक जीवाणु होता है। इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग होती है इसमें फेफड़े। जांच तो मोन्टेक्स परीक्षण इसमें किया जाता है। उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। उपचार में बीसीजी का, जैसे बीसीजी की फुल फॉर्म है बेसिलस कोलिमेट ग्यूरिन, बेसिलस कोलिमेट ग्यूरिन। टीबी के इलाज हेतु सर्वप्रथम जो प्राप्त की गई एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। टीबी के इलाज हेतु सर्वप्रथम प्राप्त की गई एंटीबायोटिक है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है। इसकी खोज की थी एस वैक्समैन ने। इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज किसने की थी? एस वैक्समैन ने। ये जो प्राप्त है वो किससे प्राप्त होती है? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस जीवाणु से होती है। जो एंटीबायोटिक थी ये किससे प्राप्त हुई थी? ये स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसिस से जीवाणु से हुई थी। आगे हम बात कर लेंगे डोट्स प्रणाली का जो संबंध है वो किससे है? तो टीबी से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तभी लिखाया हुआ है कि डोट्स प्रणाली का जो संबंध है वो किससे है? तो टीबी से है। जिसे डोट्स की फुल फॉर्म है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है। अब देखिए प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक की बात कर लेते हैं। तो सर्वप्रथम खोजी गई जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम है। इसकी खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। इसके जो प्राप्त हुई थी वो पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त हुई थी। ठीक है ना, फंजाई से प्राप्त ये हुई थी। आगे पढ़ लेते हैं। सॉरी, टाइफाइड को ही बोलते हैं मोतीझरा। मैंने तपेदिक को बुला दिया था इसलिए सॉरी, तपेदिक को यानी टीबी ही बोलते हैं। टीबी टाइफाइड को बोलते हैं बच्चों मोतीझरा, या इसको ही बोलते हैं मियादी। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। इसमें छोटी आंत प्रभावित होती है। इसमें विडाल टेस्ट किया जाता है। टीका इसमें लगता है TAB का, टाइफाइड पैराटाइफाइड A and B। दूषित जल और भोजन से इसमें फैलता है। मैडम मेरी महिला है एक, उसका संबंध टाइफाइड से ही है। ठीक है ना। और अब देखिए हेजा, हेजा ये कोमा की आकृति का जीवाणु होता है। हेजा विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। ये छोटी आंत इसमें प्रभावित होती है। चावल के मांड जैसे दस्त लगते हैं बच्चों इसमें। इस रोग में ORS का घोल पिलाया जाता है। ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रीहाइड्रोजन सॉल्यूशन, ओरल रीहाइड्रोजन सॉल्यूशन। ठीक है। अब देखिए कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी बोलते हैं। इसमें जो जीवाणु होता है वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग। इसमें जो प्रभावित अंग है वो त्वचा या तंत्रिका तंत्र। MDT यानी मल्टी ड्रग थेरेपी का इसमें सेवन किया जाता है MDT का कुष्ठ रोग में। WHO के अनुसार इसकी इलाज की प्रणाली क्या है? कुष्ठ रोग की इलाज की प्रणाली है MDT, मल्टी ड्रग थेरेपी इसमें दी जाती है। आगे देखिए निमोनिया, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। इसमें प्रभावित अंग होते हैं फेफड़े, ये वायु द्वारा फैलता है। अब आगे देखिए प्लेग यानी बेटागोनी कुछ खास पड़ी है टी, पैसे पैड़ी है पैसे हो जाएगा बच्चों प्लेग। तो ये होता है काली मौत, प्लेग को बोलते हैं काली मौत। यानी इसमें पासुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। ये इसमें प्रभावित अंग फेफड़े यानी मस्तिष्क, ये फैलता चूहे से है, ये चूहे से है। अब देखिए सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस होता है ये जीवाणु ट्रोपोनोमा
पैलिडम नामक जीवाणु से होता है, इसमें एसटीटी से फैलता है। ठीक है, गोरोनिया यानी इसको बोलते हैं सुजाक रोग, इसमें जीवाणु होता है नाइजीरिया गोनेरी, प्रभावित अंग जनन अंग होता है, ये फैलता है एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है ये। ठीक है, एंथ्रेक्स रोग क्या होता है? एंथ्रेक्स रोग क्या होता है? ये जीवाणु होता है बेसिलस एंथ्रेसिस, सामान्यतः पशुओं में होता है ये तो पशुओं में होता है बच्चों। ठीक है ना, और वायु से ये मनुष्य में भी फैल जाता है। रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु से होने वाले एंथ्रेस यानी टीबी हैजा रोग के बारे में यहाँ पे बताया था। एंथ्रेक्स जीवाणु का उपयोग जैविक हथियार हेतु किया जाता है। अब देखिए डिफ्थीरिया को गलघोटू रोग भी बोलते हैं बच्चों। अब देखिए कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरी नामक जीवाणु से होता है, ये कठिया गले को और श्वास नली को प्रभावित करता है। ये दूषित जल एवं भोजन से ये फैलता है। डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है इसमें। अगर किसी बच्चे को लगातार कच्चा दूध पिलाया जाए तो उसे डिफ्थीरिया या गलघोटू रोग है वो हो जाता है। डी से होता है डिफ्थीरिया, पी से होता है पर्टोसिस, टी से होता है टिटनेस। इसके लिए यानी डीपीटी है वो एक अपने उपचार की औषधि है। डीपीटी की फुल फॉर्म होती है डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनेस, और इसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है SHIC के टेस्ट किया जाता है बच्चों डिप्थीरिया के लिए। अब देखिए पर्टोसिस को भी बोलते हैं कुकर खांसी या इसको काली खांसी, यानी जीवाणु होता है बोर्डेला पर्टोसिस, प्रभावित अंग गला या मुख गुहा होता है, वायु द्वारा फैलता है, इसमें डीपीटी का टिक्का लगाया जाता है। टिटनेस को बोलते हैं धूसटंकार रोग, इसके लोकजा रोग भी बोलते हैं इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है, ये प्रभावित अंग होता है, पेशियों में ऐंठन, पूरे शरीर में हड्डियों का मुड़ना। टिक्का इसमें टिट्टी यानी टेंटनस टेक्सोइड का इंजेक्शन इसमें दिया जाता है। ठीक है, फूड पॉइजनिंग भी बोलते हैं। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है भी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु के कारण इसमें होता है। तो ये था जीवाणुजनित रोग। जीवाणुजनित रोग में कौन कौन से अपने रोग पढ़ लिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये बता भी दिए भी सभी, यानी कौन कौन से रोग है अपने बैक्टीरिया से होने वाले, यानी बेटा गोनी कुछ कास्पडियसी, टाइफाइड हो गया, गोरोनिया हो गया, निमोनिया हो गया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, खैसे खांसी यानी प्लेग, सीलिया हो गया, सैसे सीलिया हो गया, पैसे प्लेग हो गया, डी से डिप्थीरिया, हैसे हेजा, टी से टिटनेस, सभी रोग है वो लगभग आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो हम आगे जो नेक्स्ट है वो इस एक और पार्ट के अंदर, हम 2 पार्ट के अंदर मानव रोग पढ़ने वाले हैं और अच्छे कंटेंट के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो एक पार्ट तो आज ये हो गया, बाकी जो बच गए जैसे वायरस जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, कृमि जो रोग है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो भी अपने आज हम पढ़े हैं तो आपने अच्छे से याद करोगे, आप पढ़ लिया होगा। इसकी पीडीएफ अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर चाहिए तो भी आपको तो ही टेलीग्राम पे हम शेयर करेंगे। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आपको बताना होगा भी सर हमें पीडीएफ चाहिए, अन्यथा आप ऐसे भी नोट्स बना सकते हैं। आगे हम वायरस जनित रोग पढ़ रहे हैं। शानदार ट्रिक है चकटू मिर्च वर्सेस पेड़ा, चैसे चेचक, ऐसे खसरा, मैसे मम्स, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, कफ, ठीक है ना, पैसे पीलिया या पोलियो, एड्स, डेंगू, ये सारी चीज़ें आपको याद होने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं वो आपको याद होने वाली है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।